से एफपीओ के विषय में सुन रहा था, समझ है एफपीओ के विषय में सिर्फ 2 लाइन कह के मैं अपनी बात करूँगा। ये जो एफपीओ का कॉन्सेप्ट है, ये गवर्नमेंट का एक तरीके से किसानों का प्राइवेटलाइजेशन है। आप लोगों ने सहकारिता सुनी होगी। जब हमारी दूध श्वेत क्रांति आई तो डॉक्टर साहब शायद सहकारिता के अंतर्गत ही काफ़ी काम हुआ श्वेत क्रांति में। अमूल को मॉडल बना के आगे बढ़ाया गया। लेकिन अगर सहकारिता लागू की जाए तो उसमें गवर्नमेंट का काफ़ी खर्चा आता है। स्ट्रक्चर भी है, कहीं उसके एम्प्लॉयज़ भी हैं, कहीं कुछ भी हैं। तो आजकल गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट का खर्चा ना हो और ये सब लोग अपने अपने तरीके से अपना काम करें, तो उसी का कॉन्सेप्ट ही एफपीओ है। और एक एफपीओ मॉडल बना के ये कह दिया गया किसानों को कि तुम्हारा उत्पाद, तुम्हारी समिति, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये लाइसेंस हमने आपको दे दिए हैं। तो ये एफपीओ की एक जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरे हिसाब से तो यही है। दूसरा बात, एक सवाल आप लोगों ने किया था कि सोसाइटी एक्ट और कंपनी एक्ट में क्या फर्क है। सोसाइटी एक्ट और कंपनी एक्ट में ये फर्क है कि सोसाइटी एक्ट में सोशल कॉज पे काम किए जाते हैं और कंपनी एक्ट में मुनाफे के काम किए जाते हैं। ये डिफरेंस है। वैसे डिफरेंस 10-12 है, आप चलेंगे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन एक मोटा कॉन्सेप्ट ये है, ये मेजर है कि उसमें आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा सोशल कॉज है तो मैं सोसाइटी एक्ट में जाऊंगा, और मैं अगर मुनाफे के लिए काम करना चाहता हूं तो मैं सोसाइटी मींस नो प्रॉफिट नो लॉस, लाइक जिसको आप एनजीओ शब्द कहते हैं। स्टूडेंट्स हैं, मिलेट्स के बारे में काफी कुछ सुनते होंगे। मिलेट्स के पीछे का राज क्या है, कोई बता देगा मुझे? सवाल नहीं सकता। जो मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है, गवर्नमेंट कह रही है कि मिलेट्स को प्रमोट किया जाए, काफी हेल्दी है, तो उसके पीछे का राज क्या है? तो 2 वजह हैं। एक 1965 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हाँ, तो जो मुख्य फसलें थी, हाँ, गेहूं और चावल, हाँ, उसका विकास तो किया गया, उसकी प्रोडक्शन को तो इंक्रीज कर दिया गया, लेकिन उससे उत्पादकता बढ़ी, लेकिन स्वास्थ्य के एंगल से खराब हो गया। एक रीजन ये था। सेकेंड रीजन ये है कि दुनिया में आज जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आप इस चीज क्या कहते हैं, जो होते हैं फर्टिलाइजर हो गए, केमिकल्स हो गए, इनके प्रोडक्ट इनका इस्तेमाल कम किया जाना चाहिए। नहीं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से मींस क्या है? सस्टेनेबिलिटी कहाँ देखते हैं आप? जैसे एग्रीकल्चर अगर सस्टेनेबल होगा तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी खराब नहीं हो। फूड सिक्योरिटी से पहले क्या आना चाहिए? पर्यावरण। फूड सिक्योरिटी से पहले वाटर सिक्योरिटी आती है। फूड तब आएगा जब वाटर होगा, और मिलेट्स के पीछे की कहानी भी यही है। वाटर कंजम्पशन कम करता है, क्योंकि मिलेट्स सारे के सारे बहुत कम पानी में होते हैं, रेनफेड, और हमने अपना पानी डॉक्टर साहब बेच दिया, किल्ले पिल्ले सिल्ले, बोतल बंद, फलाना बंद, दिकड़ा बंद, ये सब। ये गन्ने के थ्रू भी बेच रहे हैं, जैसे भी बेच रहे हैं, मतलब हमने पानी बेच दिया है, और जब पानी बेच दिया है तो सरकारों को ये स्वीकार करने में दिक्कत है कि हमने अपने पानी बेच दिया है। तो वहां से एक नया फार्मूला लेके आया कि आप मिलेट्स का यूज कीजिए, बहुत हेल्दी है ये। अगर वो इतना हेल्दी होता तो हमारे बुजुर्ग तो आज तो यही होते फिर, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने तो मिलेट्स ही खाए हैं, मोटा अनाज ही खाया है। भैया आप ये मान लीजिए 64 से पहले तो सारा का सारा हमारा वही था, 64 में तो गेहूं आया। देखिए आप गंगा यमुना के बीच में बैठे हुए, और गंगा यमुना का ये पूरा का पूरा, मेरे विचार से आप सब लोग जो हैं वो यहाँ के लोकल नहीं होंगे, कहीं ना कहीं से आए होंगे पढ़ने के लिए,
और सारे शायद ऑल ओवर यूपी और ऑल बाहर ओवर से भी यूपी से बाहर से भी है। बाहर से भी है। गंगा यमुना के बीच की कहानी ये है कि गंगा यमुना के बीच के जितने भी गांव हैं, जितने भी बाशिंदे हैं, आप लोग सब बैठे हुए हैं, जरा ध्यान से इसका मंथन करना। यहाँ के बाशिंदे नहीं है। हजारों साल पहले एक माइग्रेशन हुआ था राजस्थान से, तब ये सब गांव बसे हैं सारे के सारे। 3000 साल पहले डूबे थे। वो आप पीछे जा सकते हैं, आप कितने भी पीछे जा सकते हैं, लेकिन गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है वो 1200 साल, 1500 साल, 1800 साल के बीच की कहानी है। आप हर गांव की कहानी उठा के देख लेना, किसी से भी पूछ लेना कितने साल पहले बसा था। मेरा गांव 798 साल पहले आया था तमिलनाडु यहाँ पे, लेकिन आए क्यों थे? ये उपजाऊ नहीं, पानी नहीं था। उधर पानी नहीं था। पानी की तलाश में जो आज से 1700 साल पहले या 1800 साल पहले या 3000 साल पहले माइग्रेशन हुआ, वो यहां आके रुका गंगा यमुना के बीच में। और मैं यहां गांव वाले जितने बैठे हैं उनसे भी ये कह रहा हूं, तब माइग्रेशन एक परिवार का था। आप जितने भी गांव हैं सबको उठा के देख लेना, एक मियां बीबी का बसाया हुआ है, वो एक के नाम पे एक के नाम पे है। मेरी 21वीं पीढ़ी है मेरे गांव की, और 21वीं पीढ़ी में आज हम जो है 3000 बेशक वोट हो, लेकिन परिवार के हम एक ही बाबा के कम से कम जो है 2000 लोग हैं। तब माइग्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का हुआ था पानी की तलाश में, और उस एक परिवार को सबने जगह दी। और आज उस एक परिवार के 2-2000, 3-3000, 4-4000 लोग हैं। और पानी का जो दोहन हम लोगों ने किया है, उसकी वजह से जो अगला माइग्रेशन होगा उसको कौन सहन करेगा? क्यों बेटा, कौन सहन कर देगा कि ये 2000 लोग दहा से उठे और वो कहे जी कि वहां हिमालय की तलहटी में अच्छा पानी है, चलो वहां चलते हैं? कौन बसने देगा? एक को तो बसने देता है कोई, 2000 को कोई नहीं बसने देता। इसीलिए कहा गया है कि अगला युद्ध पानी पे होगा, क्योंकि पानी तो सबको चाहिए। और व्यवस्थाएं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि गलतियां हमसे हुई हैं, क्योंकि उनको वोट चाहिए और सत्ता चाहिए। हालांकि मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं, चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन नीतियां तो गलत है तो गलत हैं। आपने फूड सिक्योरिटी तो कर दिया, लेकिन वाटर सिक्योरिटी तो नहीं किया ना। बिना वाटर सिक्योरिटी कैसे काम चल जाएगा? कितने दिन रह सकता है आदमी बिना खाने के? अरे भाई, वो बेचारे 80 साल के बुजुर्ग थे, 13 दिन तो वही रह गए थे। रामदेव जी कहते हैं कि मुझे तो जो है 13 साल हो गए अन्न खाए हैं जी। नहीं, उन्होंने तो केड़े खाए थे, केड़े तो खावे, वो अन्न तो नहीं खाता। मैंने कहा फूड सिक्योरिटी का मतलब है अन्न से। इस सरकार ने जो फूड सिक्योरिटी का मतलब निकाला है वो अन्न से निकाला है। चलिए, लेकिन हम कहते हैं कि वाटर सिक्योरिटी के बिना कोई भी संभव नहीं है। आप 3 चीजें नेसेसिटी हैं। हाँ, ठीक है। और आप सब एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आगे जाके आप जॉब में जाएंगे तो पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, और पॉलिसी मेकर्स बनेंगे तो पॉलिसीज जो हैं, माफ करना, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी बहुत लंबा समय निकाला है। पॉलिसी सारी एसीज में बैठ के बनाई जाती है, ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं बनती। तो आप लोग जब फ्यूचर में आप जाएं और पॉलिसी मेकर्स बने, तो पॉलिसी मेकर्स से पहले आपको जरूरत है कि आप ये चीजें जाने कि मेन असली समस्या कहाँ है। जब तक आप समस्या को नहीं पहचानेंगे तब तक आप उसका इलाज नहीं कर सकते। और अब गंगा और यमुना के बीच में तीन नदियां हैं। टोटल 5 नदियों का ये पूरा का पूरा एरिया है। मेरे इधर कहूँ तो यमुना के बाद कृष्णी के बाद
हिंडन, हिंडन के बाद काली और काली के बाद गंगा। गंगा। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसमें से गंगा, यमुना, हिंडन, कृष्णी और काली ये किस तरह की रिवर्स है। 2 हिमालयन रिवर्स है और 3 पेंसुलार रिवर हैं, 3। और पेंसुलार रिवर वो होती है जो बारिश और जमीन के पानी से बन के चलती है, और वो तीनों की तीनों डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसकी वजह से वो आज गंदा नाला बनी हुई है। और हिमालयन रिवर से आप ज्यादा उम्मीद मत रखिए। यमुना भी लगभग पहुंच गई उसकी हालात में। गंगा भी पहुंच गई साहब। अभी जो 2018 में जो एक नैनीताल हाई कोर्ट को जो एक वो दिया गया है, जितने डैम बन रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 5% पानी छोड़ेंगे, जबकि ए ग्रेड की जो नदी होती है उसको 60% फ्लो चाहिए। वो कह रहे हैं नहीं, हम तो 5% फ्लो देंगे, इससे ज़्यादा हम फ्लो नहीं देंगे। और जब गंगा का भी हाल होगा और यमुना बरसाती बन गई है और ये तीनों खत्म हो चुकी है, तो ये यहाँ से माइग्रेशन होना जरूरी है। अगले 100 साल में आप माइग्रेशन देख लोगे यहाँ से। तभी सरकारें आई है कि मिलेट्स का इस्तेमाल करो। तो मुझे सिर्फ आप लोगों से यही कहना है कि बेटा, आप लोग, बहुत अच्छी बात है, आप सौभाग्यशाली हैं कि जाट कॉलेज जैसी संस्था में आप पढ़ रहे हैं। हम तो नहीं पढ़े, क्योंकि दिल्ली चले गए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़े और वहीं पे फिर जॉब किया। पॉलिसी मेकर अगर आप में से कोई बनता है तो फील्ड में जाके आप चीज़ों को महसूस करें। एसी में बैठ के तो 70 साल 75 साल में जो पॉलिसीज बनी है उनका हाल तो हमने देख लिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है। नहीं, ताली नहीं, ताली प्लीज, ताली मुझे पसंद भी नहीं है। ताली खद्दर वालों के लिए रखना जिन्हें ताली पसंद है।